तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं भारत के सबसे बड़े दानी और टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। इनके भाई का नाम जिमी और नोएल टाटा है। रतन टाटा ने अपने जुनून और सही दिशा में मेहनत करते हुए टाटा इंडस्ट्री को पूरे विश्व में सफलतापूर्वक स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज टाटा इंडस्ट्री लगभग 100 से भी ज़्यादा क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाए हुए है। सन 1991 में रतन टाटा को इंडस्ट्री का 5वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके बाद इन्होंने अपनी व्यापारिक सूझबूझ से कई घाटे में चल रही कंपनियों को मुनाफा देने वाली कंपनियों में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने न केवल अपना मुनाफा बढ़ाने की ओर ध्यान दिया, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने लाभ का कुछ हिस्सा हर साल दान करने का भी निर्णय लिया। कई साल तक अपनी सेवा देने के बाद रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को 75 वर्ष की आयु में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे तो कहा जाता है कि इनका परिवार काफी बड़ा और पेचीदा है, लेकिन हम आपको रतन टाटा के परिवार के मुख्य पात्रों के बारे में स्पष्टता से बताने का प्रयास करेंगे। इनके पिताजी नवल टाटा और माताजी सोनू टाटा का शुरुआती वैवाहिक जीवन तो ठीक रहा, लेकिन जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब दोनों अलग हो गए। ऐसी परिस्थिति में इनका और भाई जिमी का पालन पोषण दादी नवजबाई टाटा ने किया। रतन जी अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि वह बेहद अनुशासित, होशियार और कठोर स्वभाव की महिला थीं। इनके पिता नवल टाटा ने दूसरी शादी सिमोन के साथ की थी और इनका एक बेटा भी हुआ। मतलब रतन टाटा के सौतेले भाई का नाम नोएल टाटा है। कई इंटरव्यूज में जब रतन टाटा से उनकी शादी के बारे में पूछा गया तो वे बताते हैं कि उन्होंने कई बार शादी करने का प्रयास किया, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी शादी रुक गई। वे 4 बार शादी के बेहद करीब पहुंच गए, लेकिन सफल न हो सके। एक बार तो उनकी दोस्त शादी के लिए भारत आने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भारत चीन युद्ध के कारण वह आने में असफल रही। एक सफल उद्योगपति बनने से पहले रतन टाटा ने अपने प्राथमिक और विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर ध्यान दिया। इन्होंने मुंबई और शिमला के कैंपियन स्कूल तथा कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने सन 1962 में कैलिफोर्निया के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। उस समय किसी भारतीय का विदेश जाकर पढ़ाई करना बेहद गौरवपूर्ण माना जाता था। इससे रतन टाटा की इज्जत और बढ़ गई। उस समय मशहूर कंपनी IBM ने इन्हें नौकरी का अवसर भी दिया, जिसे रतन जी ने स्वीकार कर लिया और लगभग 15 दिन तक काम भी किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही टाटा इंडस्ट्री के तत्काल अध्यक्ष JRD टाटा ने इन्हें वापस भारत आकर अपना खानदानी व्यवसाय संभालने को कहा, जिसके बाद ये भारत लौट आए और व्यापारिक जगत में खूब प्रतिष्ठित हुए। वर्तमान में टाटा इंडस्ट्री भारत सहित पूरे विश्व की सबसे सफल कंपनियों में शामिल है, लेकिन इस सफलता के पीछे कई महापुरुषों की सालों की मेहनत और लगन का हाथ है। सन 1868 में टाटा परिवार की शान जमशेद जी टाटा ने टाटा इंडस्ट्री की स्थापना की थी, लेकिन पहले ये सिर्फ सीमित क्षेत्रों में ही काम किया करती थी। पर कई वर्षों तक सफल नेतृत्व में टाटा इंडस्ट्री का विकास हुआ और धीरे धीरे यह लगभग हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लगी।
कई वर्षों तक अलग अलग अध्यक्षों ने इस इंडस्ट्री की अध्यक्षता की, लेकिन साल 1938 में जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा को इस उद्योग का चौथा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा की अध्यक्षता में पूरे उद्योग का असीम विकास हुआ और कई नए कीर्तिमान भी स्थापित हुए। ये एक बेहद ही साहसी और दूरदृष्टि वाले इंसान थे और ये भारत के उद्योग क्षेत्र को बदलना चाहते थे। जे.आर.डी. टाटा ये जानते थे कि किसी भी देश के उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए धातु यानी मेटल सबसे जरूरी पदार्थ होता है। इसी कारण वे अपने घोड़े पर बैठकर खानों की खोज में निकल जाया करते थे। ये इस बात का भी ध्यान रखते थे कि इनके लिए काम कर रहे मजदूरों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए इन्होंने कई नीतियां भी बनाई, जिसके अंतर्गत टाटा उद्योग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं, भविष्य निधि और 8 घंटे काम करने का समय भी निश्चित किया गया। रतन जी से इनके रिश्ते बहुत गहरे थे और ये भी कहते हैं कि अगर जहांगीर जी नहीं होते तो शायद वो आज इतने सफल नहीं हो पाते। इन्होंने अपनी कार्यशैली और मेहनत से कभी भी जे.आर.डी. टाटा को निराश नहीं किया। जब वे अमेरिका में नौकरी कर रहे थे तब उन्हें जे.आर.डी. टाटा ने भारत आकर व्यवसाय करने को कहा था। तब सन 1962 में ये भारत आकर टाटा स्टील से जुड़ गए और एक सफल नेतृत्व के कारण इन्होंने कई प्रकार की व्यापारिक नीतियां सीखी। स्टील क्षेत्र का कम ज्ञान होने के कारण इन्होंने अपनी शुरुआत एक तकनीकी सहायक के रूप में की। कुछ समय तक यह काम करने के बाद रतन जी ऑस्ट्रेलिया चले गए और कुछ समय बिताने के बाद भारत लौट आए। ऑस्ट्रेलिया जाकर इन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी के बढ़ते चलन को देखा। उन्हें यह समझ आ गया था कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई अवसर पैदा होने वाले हैं। इसी कारण इन्होंने जे.आर.डी. टाटा से स्टील में काम करने से मना कर दिया और आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विस्तार करने का निर्णय लिया। इसी कारण इन्होंने जे.आर.डी. टाटा से टाटा स्टील में काम करने से मना कर दिया और आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विस्तार करने का निर्णय लिया। तब टाटा को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उस समय नेल्को पुराने उपकरणों के साथ काम कर रही थी, जिस वजह से बाजार में उनकी हिस्सेदारी महज 2% ही रह गई थी। तब रतन जी ने इसे मुनाफे में लाने के लिए नए तकनीकी उपकरण बनाने की शुरुआत की। देखते ही देखते 10 साल के अंदर पूरी कंपनी ऋण मुक्त हो गई और रेडियो क्षेत्र की 20% हिस्सेदार भी बन गई। कुछ वर्षों बाद इसी कंपनी का नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS रखा गया। एक सफल नेतृत्व के कारण TCS ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए और भारत की GDP के सर्विस क्षेत्र में 53% की हिस्सेदार भी बनी। रतन टाटा बताते हैं कि जब उन्होंने नेल्को जैसी कंपनी को भी लाभदायक बना दिया था, तब से उन्हें कई और नुकसान में चल रही कंपनियों की जिम्मेदारी दी गई और उन्हें भी लाभदायक बना दिया। कई वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा देने के बाद जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा जे.आर.डी. टाटा ने सन 1991 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कई सालों तक इन्होंने रतन टाटा को इस व्यापार को बेहद कुशलता से संभालते हुए भी देखा था, जिस कारण इन्होंने युवा रतन टाटा को टाटा उद्योग का 5वां अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। इनके इस निर्णय से कई वरिष्ठ अधिकारी असहमत हुए, क्योंकि उनका कहना था कि ये पद केवल ज्येष्ठ के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपनी व्यापारिक नीतियों से पूरे व्यवसाय में क्रांति लाने का काम किया और टाटा उद्योग के मुनाफे और प्रतिष्ठा दोनों को कई गुना बढ़ा दिया। रतन टाटा भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
बहुत समर्थ राष्ट्र बनाना चाहते थे। इनके पास कई सारी योजनाएं भी थी। राजीव गांधी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहद रुचि और समझ भी रखते थे। तब दोनों की उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें रतन टाटा ने अपनी सारी योजनाएं बताई, जिसे राजीव गांधी पूरी तरह सहमत हुए और टाटा को उचित कदम उठाने की अनुमति दे दी। जिसके बाद टाटा उद्योग ने कई बड़ी देशी और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी की और नए रिकॉर्ड्स बनाए। कई क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने के बाद टाटा ने वाहन के क्षेत्रों में प्रवेश किया। साल 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार की शुरुआत की, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में इन्हें सफलता नहीं मिली और थोड़ा नुकसान भी हुआ। जिसके बाद रतन जी फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास गए और उन्हें अपनी कंपनियों को खरीदने के लिए आग्रह किया। उस समय फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा कि जब तुम ऐसे उद्योगों को चला नहीं सकते तो शुरुआत क्यों करते हो। ये बात सुनकर इन्हें बेहद बुरा लगा और मीटिंग छोड़कर वापस चले आए और इन्हीं कंपनियों को सफल बनाने में लग गए। लगभग 8 वर्षों बाद फोर्ड कंपनी दिवालिया हो गई और रतन टाटा से मदद मांगी। तब टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर कंपनी को खरीदकर फोर्ड पर एहसान किया। ये दोनों कंपनियां आज टाटा को सबसे ज़्यादा राजस्व देती हैं। जब रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने तब ये उद्योग लगभग 50 क्षेत्रों में काम करता था। हर क्षेत्र में काम कर रही टाटा कंपनी का प्रतीक चिन्ह और सिद्धांत अलग अलग थे। तब पूरे समूह के हर एक कर्मचारी को एकता में बांधने के लिए इन्होंने कुछ नियम और 5 निम्नलिखित सिद्धांत बनाए जिसे हर किसी को मानना जरूरी था। अखंडता, एकता, आपसी समझ, उत्कृष्टता और समानता। वैसे तो इनके द्वारा कहे गए कई कोट्स प्रचलित हैं, लेकिन इनके कुछ विचार ऐसे हैं जो इंसान की सोच को बदल सकते हैं। जो पत्थर लोग आप पर फेंकते हैं उन्हें इकट्ठा करके अपना महल बना लीजिए। लगातार अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। 21 सालों तक अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने कई निर्णय लिए और कई ऐसे बदलाव किए जिससे टाटा इंडस्ट्री का विकास हुआ और राजस्व 40% बढ़ा और मुनाफा 50% तक बढ़ गया। 28 दिसंबर 2012 को 75 वर्षीय रतन टाटा ने अपनी बढ़ती उम्र के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले इन्होंने नए अध्यक्ष के लिए बेहद खोज की और अंत में साइरस मिस्त्री को टाटा इंडस्ट्री के 6ठे अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया। इन्होंने साइरस मिस्त्री को चुनकर यह साबित कर दिया कि टाटा समूह केवल योग्यता को बढ़ावा देता है। लेकिन साल 2017 में साइरस मिस्त्री ने कंपनी के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, जिसके चलते रतन टाटा नाराज हो गए और इन्हें अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। रतन जी का यह सपना रहा कि भारत के हर परिवार के पास एक कार हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने नैनो कार बाजार में उतारी, जिसकी कीमत महज 1 लाख रुपए थी। लेकिन सही तरीके से विज्ञापन न कर पाने के कारण ये कार असफल रही। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इन्होंने टाटा ट्रस्ट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हर साल हुए मुनाफे का कुछ हिस्सा लोक हित में दान करना है। टाटा इंडस्ट्री का ज़्यादातर मुनाफा इसी ट्रस्ट में चला जाता है, जिस कारण पूरी दुनिया में रतन टाटा की छवि एक महान दानी के रूप में भी है। एक समय केरल में आई बाढ़ के कारण कई मछुआरों के घर बह गए थे। तब इसी ट्रस्ट ने मछुआरों को लगभग 700 घर बनाकर दिए थे।
जैसा कि हमने बताया कि रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट की शुरुआत करने के बाद अपनी कमाई का आधा से ज़्यादा भाग दान करने की पहल की, जिस कारण ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची से नहीं जुड़ सके। इनकी कुल संपत्ति 830 मिलियन डॉलर है। वर्ष 1998 इस साल इन्होंने टाटा इंडिका कार बाजार में पेश की। यह भारत की पहली यात्री कार थी और महज 2 सालों में ही यह भारत की नंबर 1 कार बन गई। वर्ष 2000 इस साल टाटा ने संयुक्त राज्य के सबसे बड़े और विश्व के दूसरे सबसे बड़े चाय पत्ती उत्पादक एवं वितरक समूह टेटली को खरीद लिया। वर्ष 2001 इनके नेतृत्व में टाटा समूह ने बीमा के क्षेत्र में कदम रखा और सफलता अर्जित की। वर्ष 2003 इनके द्वारा स्थापित की गई टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनी, जिसने $1 अरब का राजस्व हासिल किया। वर्ष 2008 इस साल टाटा मोटर्स के इतिहास की सबसे सफल डील हुई, जिसके अंतर्गत जगुआर और लैंड रोवर कंपनियों को खरीद लिया गया। टाटा समूह ने ही सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, सुरक्षा बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, 8 घंटे की शिफ्ट आदि सुविधाएं अमल में लाने का काम किया। भारत का सम्मान बढ़ाने वाले रतन टाटा को भी अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कई प्रतिष्ठित विद्यालयों ने इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2008 में एक बार फिर सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी प्रतिष्ठा और महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इनके नाम से एक बिल्डिंग का ही निर्माण करा दिया। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और उत्साह से आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद।